हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, यानी संपूर्ण व्याख्या के साथ इस वीडियो को हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन जो भी मैं दूंगा दोस्तों, तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को यदि आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए सेशन बनाएंगे दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या है? कहता है कि संध्या का तारा किसे कहा जाता है? शनि को, मंगल को, शुक्र को या बृहस्पति को? संध्या का तारा बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आप सेशन को लाइक करते चलिएगा और आंसर करते चलिएगा। संध्या का तारा किसे कहा जाता है? देखिए, संध्या का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। संध्या का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि सूर्यास्त के ठीक बाद और सूर्यास्त के ठीक पहले आकाश में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर मंगल ग्रह ऑप्शन में था, तो मंगल ग्रह की बात कर लिया जाए तो इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कितने उपग्रह हैं? तो इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और दूसरा डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे गुरु के नाम से भी जाना जाता है ना। आइए सभी ग्रहों को देख लेते हैं। मरकरी की यहाँ पर बात कर लिया जाए, बुध की बात कर लिया जाए तो बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और यह पृथ्वी का चक्कर मात्र 88 दिनों में कर लेता है। ठीक है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। वीनस की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर पानी आपको दिखाई देता है। इसके बाद मार्स की बात कर ले जाए तो मार्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जुपिटर के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? गनीमेड है, गनीमेड। ठीक है, सैटर्न की बात कर ले जाए तो वलय वाला ग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, टाइटन है। ठीक है, यहाँ पर अरुण ग्रह की बात कर ले जाए, ठीक है, तो इसे यूरेनस की कहा जाता है। सबसे दूर ग्रह कौन है? तो आपका नेपच्यून है। ठीक है, नेपच्यून, क्योंकि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया दोस्तों। तो वर्तमान में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या है। अगला है अग्नि वलय किसे कहा जाता है? अटलांटिक परिमेखला को? बिल्कुल नहीं। हिंद परिमेखला को? बिल्कुल गलत है। प्रशांत परिमेखला को अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंसर इज द ऑप्शन सी। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। अग्नि वलय किसके चारों तरफ है? प्रशांत महासागर के चारों है, पैसिफिक ओशन के चारों ओर आपको दिखाई देता है। देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर। ये किस आकार की है? तो घोड़े के नाल की आकार की है और प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूरब से लेकर, ठीक है, आपको दिखाई देता है जापान की ओर होते हुए इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है, और कहाँ तक आता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे तक आता है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है?
जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर या काला सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर जो है भूमध्य सागर है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में बादल के अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? हवा की द्रुत गति के कारण, कम दबाव के कारण, कम तापमान के कारण या कम आर्द्रता के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम आर्द्रता के कारण, ठीक है। देखिए रेगिस्तान में जो है बादल अवक्षेप होकर इसलिए नहीं बरसते हैं क्योंकि वहाँ कम आर्द्रता होती है। हवा में नमी की कमी के कारण बादल नहीं बन पाते हैं, और जब बादल बनते भी हैं तो पर्याप्त पानी की बूंदें उसमें नहीं होती है। आप देख सकते हैं रेगिस्तान है, रेगिस्तान के ऊपर बना बादल जो है में पानी नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, जबकि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंपोस कहा जाता है, ठीक है। और लानोस वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। आई बात समझ में? तो सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी। देखिए अभी ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो कैंपोस कहा जाता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है, आप देख सकते हैं। पम्पास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं एस्टेपिस यूरेशिया के घास के मैदान को एस्टेपिस कहा जाता है। हंगरी के घास के मैदान को पुस्टैज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। और न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्या है, रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना जरूरी है? रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना जरूरी है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच। रबड़ की कृषि के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। अगला कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? फुलानी, फेल्लाह, जेकारू या मसाई। सही आंसर हो जाएगा फेल्लाह। नील नदी के क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? फेल्लाह जनजाति पाई जाती है। फेल्लाह कौन है? तो मिस्र के किसान है ना, जो नील नदी के किनारे रहते हैं, और यह क्षेत्र घनी आबादी वाला होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, पनामा नहर जलमार्ग की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में महत्वपूर्ण क्यों है? पनामा नहर की लंबाई में छोटी है, पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग द्वारा नहीं होता है, पनामा नहर में जलपास बने हुए हैं। ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पनामा नहर में जलपास बने हुए हैं। देखिए पनामा नहर जलमार्ग की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पनामा नहर में लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये लॉक्स जो है जहाजों को ऊंचाई में परिवर्तन करने में मदद करते हैं, जिससे पनामा नहर एक जलाशय आधारित नहर है, क्योंकि स्वेज नहर से बिल्कुल अलग है, जो समुद्र तल पर एक सीधी जलमार्ग है। राइट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? फिजी, टोंगा, पूर्वी तिमोर, हवाई द्वीप। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। इसे अक्सर यात्रा और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि कर्क रेखा 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, 23 डिग्री अक्षांश को, 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे कौन कौन है? गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला कर लीजिए। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जौहर सुरंग से होकर गुजरता है। जौहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? बनिहाल, काराकोरम, जोजिला या नाथुला? सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर का सड़क मार्ग जौहर सुरंग से होकर गुजरता है। जौहर सुरंग बनिहाल दर्रे से संबंधित है। राइट, अगला कर लेंगे। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल। सही आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब पद्मा और जमुना मिलती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम सांगपो होता है। तो आंसर इज द ऑप्शन ए, पद्मा। आप देख सकते हैं दोस्तों, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। ठीक है, और जब यह नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से निकलकर बांग्लादेश प्रवेश करती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला कर लेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। राइट, चलिए असम, मणिपुर, त्रिपुरा, क्योंकि इन राज्यों में औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला कर लीजिए। भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पांडजोलिक, लेटेराइट? राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट मृदा जो है ना दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें लौह ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है, इससे इसका रंग हल्का भूरा हो जाता है, हल्का भूरा होता है और अत्यधिक लोहे की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी कमजोर हो जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो जाती है जिससे यह खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। अगला कर लीजिए। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय की, कॉफी की, रबड़ की या इलायची की? देखिए नील की जो नीलगिरी की पहाड़ी है दोस्तों, उसमें चाय की भी खेती की जाती है और कॉफी की भी खेती की जाती है, लेकिन अधिकतम कॉफी का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमाओं पर स्थित है। यह जलवायु और ऊंचाई चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कॉफी, सब्जियां और फूलों की खेती के लिए भी जानी जाती है, परंतु चाय प्रमुख फसल है। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? दोस्तों उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा हो। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।